जय भीम। फुल जोहार साथियों। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विमुक्तांचे स्वातंत्र्य आंदोलन और भटके विमुक्त युवा परिषद आयोजित विमुक्त महीना के चौथे लेक्चर में मैं अश्विनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो क्या है ये विमुक्त महीना? गुनहगारी जमात कायदा 1871 के अनुसार भटके जनजातियों को ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया था। 31 अगस्त 1952 में भटके जनजातियों को गुनहगारी जमाती से निकालकर उनको विमुक्त जनजातियों में डाला गया। भारत 1987 में स्वतंत्र हुआ, परंतु उनके 5 साल बाद भटके और विमुक्त जनजातियां सही मायने में उनको अपनी स्वतंत्रता मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए बीटीएनटी के विद्यार्थी, कार्यकर्ता, अभ्यासक मिलके इस समाज का संघर्ष और इतिहास आप सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हम विमुक्त महीना मना रहे हैं। इस महीने की शुरुआत अन्ना भाऊ साठे इनके साहित्य में भटके और विमुक्त जनजातीय इस विषय पर यशवंतराव चौहान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रदीप मोहिते सर, जेएनयू के प्राचार्य मिलिंद अव्हाड सर और एसएन मोर कॉलेज भंडारा के प्राध्यापक रेणुकादास उबाले जी, इनका हमको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला। आज हम भटके विमुक्त जनजाति और उनके जनगणने का सवाल इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 1931 में भटके और विमुक्त जनजातियों की जनगणना हुई थी। उसके बाद आज तक उनकी कोई भी जनगणना नहीं हुई है। अगले साल 2021 में उनकी भारत की जनगणना होने वाली है। तो सरकार इस बारे में क्या सोच रखती है? अगले साल सरकार भटके और विमुक्त जनजातियों की जनगणना करने वाली है। ये सारे सवालों के लिए आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। भटके विमुक्त जनजाति और उनकी जनगणना का सवाल, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी है दीपाली विघे जी। दीपाली जी ने अपना ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर विषय में मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभणी से पूरा किया है। उन्होंने अपना मास्टर्स डेवलपमेंट स्टडीज इस विषय में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई यहाँ से पूरा करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बाल्टी, यहाँ पर वो प्रोजेक्ट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर इन पदों पे काम कर चुकी है। उनकी रिसर्च में काम करने की चाह उन्हें वापस टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था में वापस लेके आई और उन्होंने एमफिल के लिए वहाँ दाखिला लिया। उन्होंने अपना एमफिल का प्रबंध नोमैडिज्म एंड नोमैडिक वेज ऑफ लाइफ, अ स्टडी ऑफ घिसाड़ी कम्युनिटी इन महाराष्ट्र, इस विषय में पूरा किया। उन्होंने कई स्टेट और नेशनल सेमिनार में अपने एनटी-डीएनटी समुदाय पर अभ्यासपूर्ण रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। वो अपने परिवार की एमफिल तक पढ़ने वाली पहली पीढ़ी है। वो अभी कॉलोनियल लॉ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नोमैडिक ट्राइब इन कंटेम्प्रेरी इंडिया और सोशल एक्सक्लूजन ऑफ नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड ट्राइब इन महाराष्ट्र, इस विषय पर अभ्यास कर रही है। मैं दीपाली जी का इस संवाद में स्वागत करती हूँ और उन्हें भटके विमुक्त जनजाति और उनकी जनगणना का सवाल, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दीपाली जी। ठीक है, थैंक यू अश्विनी। और सबसे पहले जय सावित्री, जय भीम सबको। और मैं नोमैड लिबर्टी मूवमेंट भटके विमुक्त युवा परिषद इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। ये दूसरी बार है कि मैं इस तरीके से कुछ पेपर वगैरह प्रेजेंट कर रही हूँ और ये मेरी छोटी सी कोशिश है जो विमुक्त घुमंतु जनजातियाँ भारत देश में पाई जाती है उनके बारे में और जो जनगणना उसके क्या महत्व है, पर्टिकुलरली नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेकर, उसके बारे में एक छोटा सा अध्ययन मैंने किया है। बहुत कम समय मुझे मिला था, लेकिन उतने समय में जितना मैं कर पाई मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी। और पूरा मेरी बातचीत के दौरान भी अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप प्लीज़ लिख सकते हैं और बाद में भी कभी जो मैं प्रेजेंट करना चाहूँगी उसके ऊपर अगर कुछ सजेशन होंगे कि किस तरह करना चाहिए तो प्लीज़ कीजिए।
मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगी वो ठीक रहेगा। तो ये प्रेजेंट करने के लिए मैंने पीपीटी बनाई है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे। जब भी हम भटके विमुक्त के बारे में बात करते हैं तो मुद्दे बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो सब मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगी, और उसके साथ मैं एक एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहूँगी। तो मैं यहाँ पे एक पीपीटी शेयर कर रही हूँ अभी। अश्विनी, दिखते हैं पीपीटी? हेलो? हो, दिसते आहे ताई. हाँ, तो ये जो सवाल है, नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स एंड क्वेश्चन ऑफ सेंसस, तो जब भी किसी भी जनजातियों के लिए कोई भी पॉलिसीज या कोई भी प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो उसके लिए उसका पॉपुलेशन कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे पूरे देश में अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग नीतियां बनाई जाती हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, मैंने इन कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे कि सेंसस क्या है, जनगणना क्या है, जनगणना क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से आधार पर। स्लाइड शो ऑन करना, स्लाइड शो, स्लाइड शो, बत्ती ऑफ, ठीक है। यस यस। तो ये जो बातचीत है, मैंने कुछ हिस्सों में डिवाइड की है, जैसे जनसंख्या, जनगणना क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हमारे देश में जनगणना की जाती है, भटके विमुक्त क्या है, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि भटके विमुक्त ऐसी भी कोई जमाती या जातियां इस देश में है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं एमफिल में थी, तो जब पहली बार एनटीडीएनटी इंडिपेंडेंस डे हम लोग एमफिल के टाइम पे जब से मना रहे थे कॉलेज में, तो मेरे बहुत सारे सह-अध्यायी थे जिनको नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पता नहीं था। तो उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दूंगी। और ये भी जानने की ज़रूरत है कि नोमैडिज्म जो है, नोमैडिक ट्राइब्स जो है, तो उनके लेंसेस से हमें समझने की ज़रूरत है। माइग्रेशन ये बिल्कुल अलग है नोमैडिज्म से। जैसे कि नौकरी पाने के लिए या एजुकेशन के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, जाते हैं, तो ये बिल्कुल अलग है नोमैडिज्म। अगर हम देखेंगे तो वो भी, उसके बारे में मैं कुछ बोलूँगी। सेंसस रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है, और अभी जो कंटेम्प्रेरी डिबेट चल रही है, सिटीजनशिप बिल जो आने वाला है, सिटीजनशिप राइट्स इन इंडिया के बारे में जो डिबेट चल रही है, उसके बारे में भी मैं कुछ मुद्दे बताना चाहूँगी। और सेंसस रिफॉर्म की भी क्यों ज़रूरत है एनटीडीएनटी को लेकर, ये भी कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं कोट करना चाहूँगी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को। उनका कहना था कि द सेंसस ऑफ इंडिया हैज़ ओवर अ नंबर ऑफ डिकार्ड्स सीज टू बी एन ऑपरेशन इन डेमोक्रेसी, इट हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल अफेयर। तो आम्बेडकर कहते हैं कि जनगणना ये जो है, ये जो प्रक्रिया है, ये राजनीतिक मामला हो चुका है। और जो हर एक कम्युनिटी है, हर एक जाति है, वो अपने हाथ में सत्ता लेना चाहती है। एवरी कम्युनिटी सीम्स टू बी अटेम्प्टिंग टू आर्टिफिशियली आर्गुमेंट with the numbers at the cost of some other community for the sake of capturing greater and greater degree of political power in its own hand. The scheduled caste seem to have been made a common victim for the satisfaction of the combined greed of the other communities, who through their propagandas or enumerators are able to control the operations and the results of the census. तो बाबा साहब कहते हैं कि
ये जो सेंसस है, ये जनगणना जो है, ये राजनीतिक मुद्दा हो चुका है और हर एक जो कि सत्ता में है, जो अपर कास्ट हम कह सकते हैं या मनुवादी जो कह सकते हैं, जो कि सत्ता में है, वो दूसरे कम्युनिटीज के जनसंख्या के नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद पावर में आने के लिए और सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, दलित जमातियाँ जो है, दलित जातियाँ जो है, वो भी विक्टिम रही है इन डोमिनेंट और मनुवादी कम्युनिटीज का, जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए। तो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विमुक्त जातियाँ, जनजातियाँ, ये सब भी, इनको भी कभी भी वोट बैंक की तरह नहीं देखा गया है। इनके बारे में कभी भी कोई पॉलिटिकल लीडर ने स्ट्रांगली कुछ स्टैंड आज तक हमारे देश में नहीं लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि सेंसस कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये बाबा साहब अम्बेडकर के ओपिनियन से हम समझ सकते हैं। तो ये भी जानना यहाँ पे ज़रूरी है, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, आदिवासियों के लिए इतने सारे कानून बनाए, तो वो कभी कभी ये सवाल आता है कि विमुक्त जनजातियों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर मतलब उस बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पे कुछ क्यों नहीं कर पाए। तो इसका एक रीज़न अगर हम साइमन कमीशन देखेंगे तो उसमें पता चलता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरव्यू लिया गया था 1928 में पूना में, जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आया था, तो उसमें बाबा साहब से कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबा साहब से सिंह जो है, उन्होंने सवाल पूछा था कि दे आर नॉट अनटचेबल्स, द क्रिमिनल ट्राइब्स आर नॉट अनटचेबल्स। तो बाबा साहब का कहना था कि नहीं, कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स जो है वो अनटचेबल है, some but as a tribe they are not. The criminal tribe have so little social intercourse with the Hindus that there is no basis for any definite opinion on the point. But if they did have such intercourse, I think they would be regarded as untouchables. तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ कहते हैं कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स है 1871 में जिनको लेबल किया गया था क्रिमिनल ट्राइब, मैं उसके बारे में डिटेल में आगे बात करूंगी। लेकिन जब बाबा साहब से पूछा गया कि ये नोमैडिक ट्राइब्स और क्रिमिनल ट्राइब्स वो अनटचेबल है या नहीं, तो बाबा साहब का कहना था कि सम ऑफ देम आर अनटचेबल, उनमें से कुछ लोग, जो कुछ जातियाँ, जनजातियाँ जो है वो अनटचेबल है। और उनका ये भी कहना था कि ये जो जनजातियाँ थी, इनका जो हिंदू सेटल्ड मेन सोसाइटी जो है, इनके साथ ज़्यादा इंटरकोर्स नहीं था। तो ये कहना मुश्किल है, इंटरकोर्स मतलब ज़्यादा ये घूमते रहते थे, जंगलों में रहते थे, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जिनको बाद में क्रिमिनल लेबल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन इनके बारे में ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बता पाए, क्योंकि उनके बारे में कोई डेटा या उस वक्त तक कोई भी जानकारी उनके पास नहीं थी। लेकिन उनका कहना ये था कि अगर हिंदूज के साथ इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, और अगर होता भी तो भी वो अनटचेबल ही देखे जाते, तो भी वो अछूत ही कहलाते। आगे जब अम्बेडकर से सवाल पूछा गया, देयर आर सर्टन क्लासेस विच स्टैंड मिडवे बिटवीन टचेबिलिटी एंड अनटचेबिलिटी, तो बाबा साहब ने कहा कि आई वुड रादर से दे वेर लोअर डाउन देन द अनटचेबल्स। जब उनसे पूछा गया कि कुछ क्लासेस ऐसे हैं जो अछूत और छूत के बीच की जो लाइन है, वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज आते हैं, तब बाबा साहब ने कहा था कि मैं कहूँगा कि ये अनटचेबल से भी नीचे वाली जो कैटेगरी है, इसमें नोमैडिक और डीनोटिफाइड, घुमंतु, विमुक्त जनजातियाँ आती है। तो आगे जब उनसे पूछा गया, नो हाई अप इन द सोशल लैडर देयर इज अ क्लास विच इज सेमी अनटचेबल, आई कैनॉट से, माई पॉइंट इज दिस, that with respect to the criminal tribes, we have no data
for forming an opinion as on whether they are untouchables or not, because there is very little intercourse between the main body of Hindus and the criminal tribes. तो यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से क्रिमिनल ट्राइब्स या नोमैडिक ट्राइब, विमुक्त घुमंतु जनजातियों के बारे में अपना ओपिनियन नहीं रख सकता अपना, क्योंकि उनके बारे में ज्यादातर जानकारी उपलब्ध नहीं है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की इस स्टेटमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि जो विमुक्त घुमंतु जनजातियां हैं, दे वर नॉट हिंदूज, वो हिंदू नहीं थे। क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू से अगर उनका इंटरेक्शन होता तो उनको दलितों से भी नीचे का दर्जा दिया जाता। तो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि विमुक्त घुमंतु जनजातियां हिंदू नहीं थी। और वो हिंदू जो बाद में संस्कृताइजेशन हुआ, जो सबको हिंदू बनाया गया पर्पसफुली, क्योंकि किसी भी नोमैडिक विमुक्त घुमंतु जनजातियों के अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे तो वहां पे हिंदू लिखा जाता है। कोई भी कास्ट हो, हिंदू गोसावी, हिंदू लोहार, हिंदू धनगर, मतलब जो भी कास्ट होगी उसके पहले हिंदू लगाया जाता है, जिसका कोई बेसिस है नहीं। तो बीच में जो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस हुई, इसमें सारे जो हिंदू बनाने का जो एक मनुवादियों ने ये जो किया, उसमें उन्होंने विमुक्त घुमंतु जनजातियों को भी हिंदू ही हर जगह लिखा हुआ है। लेकिन ये जो 1928 का जो डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो हिंदू नहीं थे। तो सेंसस क्या है? सेंसस एक प्रोसेस है डेटा कलेक्ट करने की, एनालाइज करने की और डिसिमिनेट करने की। जो पॉपुलेशन सेंसस है इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग और अदरवाइज डिसिमिनेटिंग डेमोग्राफिक, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in a country or a well-defined part of a country. As such, the census provides snapshot of the country's population and housing at a given point of time. तो ये जनगणना हेलो, census report. हेलो अश्विनी, Yes, continue कर this time. Continue. डिस्कनेक्ट। हाँ, continue. तो सेंसस क्यों जरूरी है? श्री गोविंद वल्लभ पंत जी ने कहा था कि इनफैक्ट in these days you cannot take up any serious administrative, economic or social work without referring to the census report, which is an essential part of every inquiry of every study. Even for solution of minor problems you have often to consult the census report. तो इस सेंसस रिपोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या इकोनॉमिक और सोशल जो पॉलिसीज बनती है जनजातियों के लिए, लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, तो वो बनाने के लिए जो बेसिक आधार होता है वो जनगणना होता है। और अगर जनगणना ही नहीं है जो विमुक्त घुमंतु जनजातियों की आज तक,
1931 में जनगणना हुई थी, लेकिन वो ब्रिटिश पीरियड में हुई थी। ब्रिटिश पीरियड के बाद कोई भी जनगणना हुई नहीं है, कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि ये जो विमुक्त जनजातियों के लिए जो भी पॉलिसीज बनती है, जो भी वेलफेयर मेजर या जो भी नीतियां बनती है, वो किस आधार पे बनती है। तो ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि किस आधार पे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी बनी है 2020 की, उसमें 30 या 34 इयर्स के बाद ये पॉलिसी बनी है, लेकिन इस पॉलिसी में कहीं पे भी घुमंत जनजातियों का उल्लेख नहीं है, कहीं पे भी इनके बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है। तो ये जो पॉलिसीज बनती है उसके लिए उनका पॉपुलेशन पालिताई, तुमचं हाँ पीपीटी दिसत नाहीये, स्क्रीन शेअर करा परत. एक मिनट। हाँ, आता दिसते? हो हो, स्लाइड शो ऑन करा. ठीक है। हो हो, दिसते. तो कोई भी पॉलिसी जब बनती है, कोई भी नीतियां बनती है, तो उसके लिए सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्लभ पंत जी का कहना है कि इवन कोई भी छोटा डिसीजन अगर लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अगर लेना है, तो उसके लिए सेंसस का होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था 1931 में, ब्रिटिश पीरियड में। ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड द कास्ट or tribe wise data which are the only source for the formulation of any policies and welfare measures for the deprived section of Indian society। तो ये जो है 1931 का जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, वो सिर्फ एक में वो बेसिक आधार है जिसके आधार पर पॉलिसीज और वेलफेयर मेजर और अलग अलग नीतियां बनी। Though there are no major policies and welfare measures formed for the development or inclusion of anti-DNTs in the country। ये जो 1931 में सेंसस हुआ था, इसके आधार पर बाकी पॉलिसीज या नीतियां बनी है, लेकिन एंटी-DNTs के लिए, विमुक्त घुमंतु जनजातियों के लिए कोई भी नीतियां बनाई नहीं गई है। तो अगर हम देखेंगे कि कास्ट, ये जो सेंसस है, जनगणना जो होती है, उसके लिए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपके सामने प्रेजेंटेशन में दिख रहा है, उसमें मैंने सिर्फ रिलीजन और कास्ट ये पैरामीटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी भी इनके साथ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि नाम है, एज है, जन्म तिथि है, जन्म स्थान है, या फिर घर में कितने लोग हैं, आपके घर में साइकिल है या नहीं, कार है या नहीं। बहुत सारी चीजें जनगणना में पूछी जाती है। तो ये प्री इंडिपेंडेंस जो है, भारत स्वतंत्र होने से पहले के जो पैरामीटर्स थे, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिलीजन कास्ट रिलेटेड पैरामीटर लिए हैं। ये सेंसस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, वहां से मैंने लिए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो सेंसस हुआ था 1872 में, तो उसमें इन्होंने सेंसस में रिलीजन पूछा गया था, कास्ट पूछा गया था, कास्ट क्लास पूछा गया था। 81 में भी जो सेंसस हुआ था, उसमें भी रिलीजन, कास्ट, इफ हिंदू सेक्ट, इफ ऑफ अदर रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने रिलीजन, अगर आप पूरा ये चार्ट देखेंगे तो हर जगह रिलीजन कास्ट ये चीजें जनगणना के दौरान, सेंसस के दौरान पूछी गई है। तो ये कब तक पूछा गया है? 1941 तक। और अगर आगे हम देखेंगे कि 1941 के बाद 1951 में कहीं पे भी कास्ट पूछी नहीं गई है। तो 1951 में नेशनलिटी, रिलीजन, स्पेशल ग्रुप, फिर 61 में नेशनलिटी, रिलीजन, SC ST,
तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी इन्होंने 1961 में पहली बार ये अलग से जो कैटेगरी बनी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान मिला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, तब पहली बार 1961 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में जानकारी लेने की शुरुआत हुई। उसके बाद आप देखेंगे कि 71, 81, 91, 2001, 2011 जो लास्ट सेंसस हुआ था, इसमें कहीं पे भी अदर बैकवर्ड क्लासेस, नोमैडिक ट्राइब, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, इनके बारे में कोई भी जानकारी पूछी नहीं गई। तो ये सारे जो पैरामीटर है, कास्ट बेस्ड पैरामीटर्स है, ये 1951 के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद नहीं पूछे गए, जबकि मंडल कमीशन आया था 1980 में, 1980 में मंडल कमीशन आया था, जिसमें उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, नोमैडिक ट्राइब्स के लिए प्रोविजंस, रिकमेंडेशंस दिए थे, लेकिन फिर भी कहीं पे भी 1951 के बाद कहीं पे भी कास्ट के बारे में जानकारी सेंसस में नहीं ली गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंडल कमीशन, अगर हम देखा जाए मंडल कमीशन का जो पहला पेज है, इसमें उन्होंने कहा है कि देयर इज इक्वालिटी ओनली अमॉन्ग इक्वल्स, टू इक्वेट अनइक्वल्स इज टू परपिचुएट इनइक्वालिटी। तो हम कहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, कास्ट खत्म होनी चाहिए, लेकिन बराबरी उनके बीच ही हो सकती है जिनमें समानता है। और अगर हमें असमानता को समाप्त करना है, असमानता को समान करना है, जैसे कि हर जगह असमानता समान करनी है, तो हमें असमानता को ही समाप्त करना होगा, ये मंडल कमीशन कहता है। और जैसे कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स आते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होनी चाहिए, उससे कास्ट जातिवाद बढ़ेगा, जातिवाद, लेकिन 1931 के बाद भी तो हुआ नहीं है कास्ट सेंसस, फिर भी जातिवाद उतना ही है। आज भी दलित, नोमैडिक ट्राइब, इन पे एट्रोसिटीज होते हैं, अत्याचार होते हैं, तो जातिवाद कम कहाँ हुआ है। तो ये जो है कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो फोकस रहा है वो रिलीजन के ऊपर ज़्यादा रहा है कंपेयर टू कास्ट, सब कास्ट, कैटेगरी, ट्राइब टिल 1961। इन 1961 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पहली बार इंक्लूड किया गया सेंसस में, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस, NT-DNTs 2011, मतलब जो पिछली सेंसस हुई थी लास्ट, उसमें भी अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था बाय द गवर्नमेंट, but it has 8 crore errors after spending 5,000 crores revenue till no data is released. I have references for this argument. मेरे पास रेफरेंस है इस आर्गुमेंट के लिए कि 2011 में जैसे कि जो सेंसस हुआ था उसके साथ साथ कास्ट बेस्ड सेंसस अलग से हुआ था, जिसके जो कंडक्ट करने के लिए 5,000 करोड़ धनराशि खर्च की गई। लेकिन अगर हम वो डेटा देखेंगे तो उसमें 8,000 करोड़ एरर्स ही थे। तो 5,000 करोड़ खर्च करने पर भी अगर 8,000 करोड़ एरर्स ही मिलते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए यहाँ पे कि कास्ट बेस्ड सेंसस करने में तकलीफ किनको है, कास्ट बेस्ड सेंसस करने के लिए अपोज कौन कर रहा है, और कास्ट बेस्ड सेंसस करने से किसका ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं चाहूँगी कि आप ये सवाल उठाएं और इन सवालों पे और चर्चा हो कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो इससे नुकसान किसका होगा और फायदा किसका होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, और इसकी ज़रूरत है, कास्ट बेस्ड सेंसस की ज़रूरत है नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पता ही नहीं है पॉपुलेशन कितना है, कहाँ पे कौन से स्टेट में कितने लोग हैं, उनके लिए क्या क्या नीतियाँ बन रही है। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आज हम ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह दे रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो आज भी वो एजुकेशन में कहीं नहीं दिखेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में इनका कहीं नहीं है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि इनका नंबर पता नहीं है, इनका पॉपुलेशन पता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे कि नोमैडिक ट्राइब्स जो है, नोमैडिक जो घुमंतू जातिया जमातिया जो है, ये एक कल्चरल इतनी ग्रुप है जो ट्रेडिशनली नोमैडिक रहे हैं। तो नोमैडिक होने के अलग अलग कारण है, हर एक कम्युनिटी का अलग अलग रीज़न है, हर एक कम्युनिटी का अलग अलग इतिहास है, जिसकी वजह से ये लोग आज भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि वो मार्जिनलाइज है, लेकिन वो अपने आप को मार्जिनलाइज नहीं मानते, वो अपने आप को पिछड़े नहीं मानते। जैसे मैंने अपने एमफिल के दौरान गिसाडी कम्युनिटी पे स्टडी किया था। मैं खुद गाड़ी लोहार कम्युनिटी से हूँ। तो ये जो कम्युनिटी है, ये महाराणा प्रताप के वंशज अपने आप को मानते हैं। वैसे ही राजनट कम्युनिटी है, जो ये कान वगैरह जो साफ करते हैं उनको राजनट वो अपने आप को कहते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, ये राजाश्रय में पहले रहते थे बहुत सारे कम्युनिटीज जो है। तो बाद में जब ये सब खत्म हुआ, राजा उनकी सत्ता चली गई, तो ये लोग अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग रीज़न है कि ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों रहते हैं। माइग्रेशन नोमैडिज्म से बहुत अलग है। माइग्रेशन एक पर्पस होता है जिसके लिए लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते हैं, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन इन लोगों का ऐसा नहीं है कि ये जॉब लाइवलीहुड के लिए ये माइग्रेशन करते हैं, लेकिन ये माइग्रेशन इनका जो है ये बिल्कुल अलग है नोमैडिज्म जो हम कहेंगे। तो नोमैडिक ट्राइब के बारे में अगर आपको स्टडी करना है, उनके लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने हैं, तो आपको सबसे पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके लेंसेज के थ्रू जानना बहुत ज़रूरी है। जब ब्रिटिश पीरियड में 1857 का जो म्यूटिनी हुआ था, उठाव हुआ था, उस टाइम पे जब भी ये रेलवेज बनाना शुरू हुआ, रोड का काम शुरू हुआ, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट में एंटर करना शुरू किया। उस टाइम पे जिन लोगों ने, जिन आदिम जमातियों ने उनको विरोध किया, वो नोमैडिक ट्राइब्स थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनको कंट्रोल करना था कि इनको कैसे कंट्रोल करे। उसके लिए उन्होंने फिर ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है 1871 का वो लागू किया, जिसके तहत इन्होंने 200 से ज़्यादा जो अलग अलग कम्युनिटीज़ थे, घुमंतू जमातियाँ थी जो जंगलों में रहते थे, तो उनको इन्होंने बॉर्न क्रिमिनल घोषित किया। और उसके बाद उन्होंने उनको अलग अलग सेटलमेंट्स में डालना शुरू किया। तो अगर हम रेंके कमीशन रिपोर्ट देखेंगे 2006 में जो आया था, उसके मुताबिक 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टोटल कंट्रीज पॉपुलेशन इन इंडिया आर नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड। 10% पॉपुलेशन जो है, 10% लोग जो हैं भारत देश के, वो विमुक्त घुमंतू जनजातियां हैं। इदाती कमीशन के हिसाब से 334 कम्युनिटीज़ है जो विमुक्त कम्युनिटीज़ है, जिनको 1952 में फिर विमुक्त किया गया। और 809 ऐसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ है जो घुमंतू कम्युनिटीज़ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पॉपुलेशन है इंडिया में, जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है 2016 का, उसके हिसाब से 10% लोग जो है वो नोमैडिक, डीनोटिफाइड एंड सेमी नोमैडिक है भारत देश में। और महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे, महाराष्ट्र तमिलनाडु और एक स्टेट है, अभी एकदम से मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु और महाराष्ट्र दो ही ऐसे स्टेट है जहाँ पे विमुक्त, नोमैडिक और डीनोटिफाइड ये अलग अलग दो कैटेगरीज है, और जिनमें एजुकेशन में इनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन है या पॉलिसीज है। तो अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो 5 million ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र बिलोंग्स टू नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू राठौड़।
तो ये जो पॉपुलेशन यहाँ पे दिखाया बता रही हूँ मैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही रिपोर्ट है, लेकिन जितने भी रिपोर्ट बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किए हैं। एक के बाद बस कमीशंस बिठाए गए, लेकिन कुछ मेजर स्टेप नहीं लिए गए। तो अगर नोमैडिज्म हम देखेंगे तो 4 तरीके के नोमैडिक घुमंतू जनजातियां हैं। पास्टरल एंड हंटर गैदरर्स है, बाकरवाल जो कम्युनिटी है, हिमालयन कम्युनिटी है, संथाल, भिल्स, कोलाम, ये जो कम्युनिटीज़ हैं इसमें आते हैं। गुड्स एंड सर्विस नोमैड, बंजारा, बेलदार, ब्लैकस्मिथ, गडुलिया, लोहार, गिसाडीज, शिकलगार, रामोशीज, बेराड, वडार्स। उसके बाद एंटरटेनमेंट में एंटरटेनर्स भी ये कम्युनिटियाँ रह चुकी है, नर्स, कालबेलिया, जोगीज और रिलीजियस गोंदली। तो ये अगर हम देखेंगे कि ये अलग अलग 4 तरीके के इनके जो लाइवलीहुड हम कहते हैं, व्यवसाय के बेसिस पे ये 4 तरीके के घुमंतू जनजातियां हमारे देश में है। तो इनके जो व्यवसाय है बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे पैमाने पे ये लोग अपना गुजारा करते हैं। लाइवलीहुड इनका सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो कोरोना के जो अभी की परिस्थितियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो कम्युनिटीज़ हुए हैं वो ये सारे विमुक्त घुमंतू जनजातियां हैं, जिनके लाइवलीहुड पे, जिनके व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इनकी जनगणना होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है क्या? अगर कोई सवाल पूछता है कि आप क्यों चाहते हैं कि इनकी जनगणना हो सेंसस में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अलग प्रावधान इनके लिए हो, तो इसके लिए आर्टिकल 342 के अंतर्गत नेशनल क्लासिफिकेशन वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ ट्राइब which are fulfilled by the anti-DNTs and the DNTs being the most depressed section of the society। तो अगर आर्टिकल 342 हम देखेंगे भारतीय संविधान का, उसमें जो क्राइटेरिया है कि जिस क्राइटेरिया पे अलग अलग प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जाते हैं, तो उसमें विमुक्त घुमंतू जनजातियाँ आती है। जैसे कि विमुक्त घुमंतू जनजातियाँ ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, हर एक ग्रुप की अपनी अलग अलग पहचान है, एक आइडेंटिटी है। जियोग्राफिक आइसोलेशन, जैसे प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि इनका जो मेन हिंदू सोसाइटी जो है, जो सेटल्ड है, एक जगह पे जो लोग रहते हैं उनसे इनकी ज़्यादा इंटरकोर्स नहीं है, ये ज़्यादा बातचीत या फिर आना जाना नहीं है। तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन में ये लोग रहते हैं। सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है। इनका एक अपना जीने का तरीका है, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ, जो कि हमेशा सेटल लाइफ से नीचा देखा गया है, जो कि ऐसा है नहीं, लेकिन जो एक अलग अलग लेंसेस से हम देखते हैं नोमैडिक कम्युनिटीज़ को नीचा देखा गया, वो वैसा है नहीं। उनका अपना एक तरीका है जीने का, जिसमें वो अपने आप को बैकवर्ड नहीं मानते, और जो कि हमें समझना होगा, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट देना होगा इन कम्युनिटीज़ को, क्योंकि ये उनका अपना तरीका है जीने का। वो एक स्ट्रक्चर्ड ये जो स्टेट की आइडिया है या बाउंड्रीज में ये लोग नहीं रहना चाहते, इनकी अपना जीने का एक तरीका अलग है, यूनिक इनकी आइडेंटिटी है। और ये जो स्टिग्मा है क्रिमिनलिटी का, जो एक्ट आया था 1871 का, इसकी वजह से भी जो भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, लेकिन ये लोग स्वतंत्र हुए 1952 में, और ये स्टिग्मा जो है इनका, ये अभी भी उनके ऊपर है, और जिसकी वजह से इनको रोज़मर्रे के उनके ज़िंदगी में मतलब बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताया जाए तो महाराष्ट्र में जो पारधी कम्युनिटी है, सुनीता ताई जी का भी लेक्चर कुछ दिन पहले हुआ था, वो भी बता रही थी कि कुछ भी अगर होता है गांव में तो सबसे पहले पारधी को पकड़ेंगे,
और जब मैं भी अपना एमफिल डेटा कलेक्शन कर रही थी तो मेरी भी बातचीत एक पुलिस जो थे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में उनसे हुई थी। तो वो उनका खुद का भी कहना था कि अगर हमें कोई नहीं मिलता है, अगर कहीं चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर किसी को हम नहीं पकड़ पाए तो हम सीधे जाके पारदी को उठा के जेल में डाल देते हैं। तो ये जो ओपिनियन है, ये एक पुलिस जो खुद पुलिस है, जो खुद पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इन लोगों का है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्टिग्मा है क्रिमिनलिटी का, इसका इम्पैक्ट इन लोगों पे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होता रहता है। और इसी वजह से इनको संवैधानिक सेफगार्ड का, संवैधानिक जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग कमीशन, जैसे स्वतंत्रता पूर्व टाइम पे भी बहुत सारे कमिटीज, बहुत सारे कमीशंस आए। 1871 में पहला क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया, उसके बाद जेल कमीशन आया, स्टार्टिंग कमेटी आई, साइमन कमीशन आया, मुंशी कमेटी आई। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी अंतरोलिकर कमेटी आई, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट आया, प्लानिंग कमीशन आए, बहुत सारे कमिटीज जैसे देशमुख कमेटी है, लोकुर कमेटी है, मंडल कमीशन भी आया, वाधवा कमेटी है, खत्री कमेटी, मतलब बहुत सारे कमिटीज सिर्फ नाम के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करता गया। और आज तक किसी भी कमिटीज का या किसी भी कमीशन का जो रिकमेंडेशन है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि सिर्फ नाम के लिए, लोगों को तसल्ली देने के लिए कि हाँ आपके लिए एक कमीशन बना है। और ये कब से चल रहा है? 1871 से चल रहा है। और आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2020 में जी रहे हैं, लेकिन आज तक इन कमिटियों इन जनजातियों के लिए कोई भी परमानेंट कमीशन आज तक लागू नहीं हुआ है। रेंके कमीशन एक पहला कमीशन था 2008 में जो आया था, वो नेशनल लेवल पे आने वाला सबसे पहला कमीशन था। तो रेंके कमीशन का भी 2 वॉल्यूम में इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया, जो तो पहले पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था ही नहीं, उसके बाद पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल हुआ, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हुई। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, सरकार को अपने अपॉइंट किए हुए कमीशन पे ही शायद भरोसा नहीं है, इसलिए कोई भी रिकमेंडेशन ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार को ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं विमुक्त घुमंतु जनजातियों के बारे में कुछ करने के लिए, या उनके लिए कोई परमानेंट कमीशन वो अपॉइंट करे, या उनकी सेंसस में ये लोग उनको इंक्लूड करें, क्योंकि इनको ये वोट बैंक की तरह से नहीं देखते जैसे कि अदर कम्युनिटीज़ को ये देखते हैं। उनके लिए विमुक्त जनजातियाँ ये घूमते रहते हैं, इनका कोई आइडेंटिटी है नहीं, ये एक जगह रहते नहीं है, तो वो उनको कंसिडर ही नहीं करते कि वो सिटीजन है इस देश के। तो इसके लिए आज तक इनके लिए कुछ हुआ नहीं है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी आया फिर 2012 में, 2016 में इदाते कमीशन फिर से आया, जब मोदी सरकार आई उसके बाद इदाते कमीशन भी आया। तो 2016 में लगा था कि नहीं कुछ होगा इनके लिए, लेकिन इस टाइम पे भी कमीशन सिर्फ नाम के लिए बनाया गया। कमीशन के पास ना कोई ऑथोरिटी है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर है, ना इनके पास बजट है। तो अगर किसी भी कमीशन के पास बजट होगा तभी वो कुछ पॉलिसीज बना पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे लोगों के भले के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो ये जो कमिटीज के ऊपर कमिटीज सिर्फ बनते गए, आज तक ना इनको कोई बजट मिला, ना कोई अथॉरिटी मिली। ये बस नाम के लिए, लोगों को तसल्ली देने के लिए कि हाँ कोई कमीशन है, देख रहा है, और लोग अपने जो सजेशंस है वो कमेटी को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो तो गवर्नमेंट ही लेगा, जो आज तक गवर्नमेंट ने लिया नहीं है। इदाते कमीशन इतना बड़ा, रेंके के बाद नेशनल कमीशन, सेकंड नेशनल कमीशन बैठाया गया, लेकिन उसके भी रिकमेंडेशंस जो कि बहुत सारे रेंके कमीशन के रिपोर्ट से ही लिए गए थे, वो भी गवर्नमेंट ने नहीं माने। और फिर से 2019 में गवर्नमेंट ने नीति आयोग लाया,
जो नीति आयोग अभी रेंके कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ, मुझे लगता है कि ये सरकार कुछ करेगी और हमें आशावादी ही रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन फिलहाल है नहीं। तो कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आए कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं करना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे कि भारत अभी स्वतंत्र हो गया, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी। तो 1947 के बाद कहा गया कि अब हमें कास्ट सेंसस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो कास्ट सेंसस एक्ट आया 1948 में, ये एक्ट आया, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, स्वतंत्रता के बाद, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी है, उसके आधार पे गांधीयन आइडियोलॉजी दैट कास्ट विल बिकम इररिलेवेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड कास्ट काउंटिंग would further create divisions. Caste census wasn't carried out in 1951. तो स्वतंत्रता के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ क्योंकि ये जो गांधी की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, जो अपर कास्टीज जो थे, जो डिसीजन ले रहे थे, तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ होती है हमारे देश में, वो डिसीजन जो लेने वाले हैं उसके बेसिस पे होती है। और उनका कहना था कि कास्ट मैटर नहीं करती, लेकिन कास्ट स्टिल मैटर्स। और हम रिसेंटली एक बुक आया है सूरज हेगड़े जी सर का, कास्ट मैटर्स, वो हमें पढ़ना चाहिए। उससे हमें पता चलेगा कि कास्ट 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन कास्ट आज भी मैटर करती है। मैंने खुद ये कास्टिस जो लोग हैं उनके जो अलग अलग तरीके के अनुभव किए हैं, तो कास्ट मुझे लगता है कि आज भी मैटर करती है और उसके बेसिस पे जनगणना जो है वो होनी चाहिए। तो ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, ये सिर्फ SC ST का हुआ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का होता रहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैसे प्रोविजंस थे। लेकिन 1951 के बाद जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे और सो कॉल्ड अपर कास्ट थे, इनका सेंसस नहीं हुआ, इनको इंक्लूड नहीं किया गया 1951 के बाद सेंसस में। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोग कहते हैं कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो जातिवाद बढ़ेगा, जाति मतलब लोगों में जातिवाद ज़्यादा बढ़ेगा। एक स्टडी हुआ था 2000 में बाय रवि वर्मा कुमार, ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, EPW पे अवेलेबल है। तो इन्होंने कहा था कि एक कैंपेन चला था कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल ग्राउंड ये बता रहे थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस अगर होगा तो सोसाइटी में कास्टिज्म बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा। लेकिन रवि वर्मा कुमार का कहना है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है नहीं, ये बेसलेस आर्गुमेंट है। Excluding caste particulars over the last 50 years has not brought about any transformation society into a casteless society, much less has the society become more cosmopolitan than it was 50 years ago. तो इनका कहना है कि ये कोई बेसिस मतलब कोई बेस नहीं है आर्गुमेंट करने के लिए कि कास्ट बेस्ड सेंसस अगर होगा तो कास्ट जातिवाद बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 50 सालों में इतनी डेवलपमेंट हुई है। तो विदाउट मतलब कास्ट, इन्होंने अब तक हमने कास्ट नहीं देखी जब जनगणना हो रही थी तब, तो इससे कोई बदलाव ज़्यादा आया नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। एट्रोसिटीज़ कल भी होते थे, आज भी होते हैं। एट्रोसिटीज़ कल भी दलितों की, महिलाओं पे, पुरुषों पे होते थे, आज भी होते हैं। नोमैडिक, घुमंतु, विमुक्त जनजातियों पे एट्रोसिटीज़ तब भी होते थे, आज भी होते हैं। तो ऐसा कास्ट बेस्ड सिर्फ सेंसस होने से, सिर्फ नंबर पता चलने से ऐसा क्या हो जाएगा, ये भी समझने की ज़रूरत है। और जब भी ये बोला जाता है कि जितने भी एजुकेटेड, सो कॉल्ड एजुकेटेड लिटरेट लोग हैं वो कास्ट नहीं मानते हैं, बहुत सारे मतलब हमारे जैसे कि कॉलेजेस में भी आर्गुमेंट्स होते थे कि मैं कास्ट नहीं मानता, मैं कास्ट नहीं मानती। लेकिन
जब शादी की बात आती है तब तो आप सबसे पहले कास्ट ही देखते हैं, तो कास्ट खत्म कैसे होगी? तो ये जो और जितने भी एजुकेटेड एमबीए जो जो भी लोग जो सोशल साइंस नहीं पढ़े हैं, मुझे लगता है जो सोशल साइंस नहीं समझते, जैसे मेरे भी बहुत सारे सह अध्यायी या क्लासमेट्स जो जो जिन्होंने सोशल साइंस नहीं पढ़ा, उनको यही लगता है कि वो पढ़ लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन फिर भी जब शादी की बात आएगी तब वो कास्ट ही देखेंगे। तो फर्क कौन सा पड़ गया फिर कि अगर हम कास्ट बेस्ड सेंसस ही इस कंट्री में हो जाए तो और क्या ही फर्क पड़ेगा। और कंटेम्प्रेरी अभी जो डिबेट भी चल रही है कि एनपीआर हमारी सरकार लागू करना चाहती है, एनआरसी लागू करना चाहती है, तो सिटीजनशिप बिल लाना चाहती है, नया सिटीजनशिप राइट्स के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है अभी। तो नोमैडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में अगर हम देखेंगे, अगर इनको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़े एनपीआर और एनआरसी के लिए, तो इनको देना पड़े। अगर आसाम हम मॉडल रखते हैं, आसाम अगर हम बेसिक एक मॉडल रखते हैं, जैसे आसाम में लागू हुआ है एनआरसी, तो वैसे अभी कोई क्लियर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जो कि ये जो एनपीआर और एनआरसी भटके विमुक्त घुमंतु जनजातियों को बहुत बड़े पैमाने पे अफेक्ट करेगा। इसलिए मैं ये यहाँ पे इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है कि आप दे सकते हैं, या फिर लैंड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड दे सकते हैं, या फिर गांव पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं इन केस अगर वो लोग मैरिड है। तो ये भी इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इन लोगों को प्रोड्यूस करना होगा तो हमें इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये मैं बस आपको कुछ डेटा दिखा के यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे लैंड डॉक्यूमेंट आपने मांगा है एनआरसी या एनपीआर के दौरान, तो रेनकी कमीशन रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो लैंड ओनरशिप, लैंड कितने लोगों के पास है विमुक्त घुमंतु जनजातियों में, लैंड कितने लोगों के पास है जो कि लैंड रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 89% ऐसे लोग हैं डीएनटी कम्युनिटीज में जिनके पास लैंड ही नहीं है। तो वो लोग कहाँ से लैंड रिकॉर्ड्स दे पाएंगे? और अगर ये नहीं दे पाए तो आगे फॉर्म में लिख दिया जाएगा डी, डाउटफुल सिटीजन। तो पहले ही सेटलमेंट में हमें रखा गया विमुक्त घुमंतु जनजातियों को, इतने साल सेटलमेंट में रखा गया, तो अभी भी 21वीं सदी में भी अगर हमारे पास एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा तो भी ये हमें सेटलमेंट में डाल देंगे। तो लैंड तो है ही नहीं, तो किसके आधार पे हम लोग लैंड रिकॉर्ड प्रोड्यूस करेंगे? सिर्फ 9% ऐसे डीएनटी कम्युनिटीज है जिनके पास लैंड है। 93% घुमंतु जनजातियां है जिनके पास लैंड नहीं है, और सिर्फ 1% है जिनके पास लैंड विथ वाटर सोर्स है। तो ये अगर डेटा हम देखें तो हमें पता चलेगा कि लैंड रिकॉर्ड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग। अगर एनपीआर एनआरसी लागू हुआ तो इतने सारे लोग जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे वो एंटी डीएनटीज हैं, और इसमें भी हिंदू मुस्लिम सारे हैं। इसमें हम रिलीजन अगर देखेंगे तो डीएनटी हिंदूज भी है, मुस्लिम भी है। 56 कम्युनिटी डीएनटी है जो मुस्लिम है, एंटी कम्युनिटीज कुछ है जो मुस्लिम है। तो इसमें सिर्फ हम हिंदू हिंदू कह के अगर कहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर आप जो मुस्लिम को आप नहीं दे रहे सिटीजनशिप, तो उसमें तो आप मुस्लिम एंटी डीएनटीज को भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है 47.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है जो कि डीएनटी कम्युनिटीज हैं, और 60% एंटी नोमैडिक कम्युनिटीज ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो लैंड तो है ही नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, मतलब कहाँ पे जन्म हुआ, इनके पास घर ही नहीं होते पहली बात।
तो जन्म कहाँ पे हुआ किसी को पता नहीं होता, और पता भी होगा तो रजिस्ट्रेशन करने कहाँ जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो एनपीआर एनआरसी में वैसे भी ये एक्सक्लूड होंगे। और अगर हम, सबसे इम्पोर्टेंट, जब तक जिंदा है तब तक रहने के लिए घर तो है ही नहीं, लेकिन मरने के बाद भी हमें दफन करने के लिए भी हमारे पास ज़मीन नहीं है। ये जो डेटा है ये भी रेनके कमीशन से डेटा मैंने लिया है, जिसमें 28.4% डीएनटी कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जिनको दफन करने के लिए भी ज़मीन नहीं है। 25.5% नोमैडिक कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जिनको दफन करने के लिए ज़मीन नहीं है, एक्सेस टू बरियल ग्राउंड नहीं है। तो अगर हमें जब तक जिंदा है तब तक तो लैंड है ही नहीं हमारे पास, जब मर जाएंगे तब दफन करने के लिए भी लैंड नहीं है। और हम बढ़ रहे हैं 21वीं सदी की तरफ, डिजिटल इंडिया, डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस सारे डेवलपमेंट में एंटी डीएनटी कहाँ है? अगर हम देखेंगे तो वो लोग कहीं पे भी नहीं है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता नहीं है, सेंसस पता नहीं है। जो भी आंकड़े सरकार जो कमीशंस कमिटीज अपॉइंट करते हैं, उनके रिकमेंडेशंस कोई भी सरकार फॉलो नहीं करती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती है। और जब तक ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इनको न्याय नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन या सजेशन गवर्नमेंट को या जो भी अथॉरिटी है उनको यही रहेगा कि अगर विमुक्त घुमंतु जनजातियों को समझना है तो उनका वे ऑफ लाइफ समझना होगा, उनके तरीके से वो कैसे जीवन जीते वो समझना होगा। उनके लिए जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में भी है, अदर स्टेट में भी है, उनका भी यही कहना है कि अलग से शेड्यूल, जैसे कि बहुत सारे एंटी डीएनटी जो है वो अलग अलग, कुछ लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी इनका जो है कैटेगरी, इनको डिवाइड किया गया है। तो उन सबको मिलाकर उनका एक अलग शेड्यूल बनना चाहिए। और मेरा ये सजेशन ये भी रहेगा कि जो भी कमीशन एंटी डीएनटी के लिए बने वो परमानेंट कमीशन हो, जिसमें सिर्फ कमीशन नाम के लिए ना बने, उनमें उनको ऑथोरिटी भी दी जाए और बजट भी एलोकेट हो, तभी जाके वो इन जनजातियों के लिए कुछ पॉलिसी, कुछ नीतियां बना पाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन ये भी रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जो रेनके कमीशन का 2008 का रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे सजेशन, सारे रिकमेंडेशंस है, वो भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए। कास्ट बेस्ड सेंसस 2021 में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक इनका पॉपुलेशन पता नहीं होगा, इनके लिए जो नीतियाँ बन रही है, जो पॉलिसीज़ बन रहे हैं, जो प्रावधान शिक्षा में बन रहे हैं, ये तब तक नहीं होंगे, तब तक बन नहीं पाएंगे जब तक कि एंटी डीएनटी का पॉपुलेशन हमें पता नहीं होगा। और जो भी वेलफेयर मेजर्स है या जो भी पॉलिसीज़ है या जो भी नीतियाँ है जो सेंट्रल लेवल पे बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्म करता है, वो तभी बन पाएगी जब इनका पॉपुलेशन पता होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है ये है कि जितने भी एंटी डीएनटी के पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक जगह आने की ज़रूरत है। और अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दे आर द वंस who fought against all odds in the society। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनके विचारधाराओं पे हमें चलने की ज़रूरत है, अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़ने की ज़रूरत है। जब तक ये हम नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि विमुक्त घुमंतु जनजातियों को कोई भी न्याय मिलेगा और उनके लिए कोई भी सीरियस पॉलिसी मेजर या कोई भी नीतियाँ जो परमानेंट तरीके से रहे उनके लिए, उनके शिक्षा में मदद करे, जो उनके रोजगार में मदद करे, जो उनका यूनिक वे ऑफ आइडेंटिटी कल्चर है वो समझने में मदद करेगा। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक साथ नहीं आएंगे, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट से नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि
अलग अलग हर एक जाति का एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बना है NTDNT का। तो ये लोग जब तक एक साथ नहीं आते, एक अम्ब्रेला के अंडर नहीं आते, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ स्ट्रांगली हमारे पॉइंट्स जो है वो सरकार के सामने रख पाएंगे। ये जो कल ही ये न्यूज़ आई थी फेसबुक पे, मैंने देखी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी शेयर कर दूं कि जैसे जब तक हम साथ में नहीं आएंगे तब तक तो कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियाँ बनेगी नहीं। उत्तराखंड स्टेट में गवर्नमेंट ने ये भी अभी शुरू कर दिया है कि जितने भी नोमैड्स है, जितने भी घुमंतु जनजातियाँ हैं, उनके लोगों के लिए नो एंट्री इन्होंने कर दी है। अगर कोई भी घुमंतु जनजाति के लोग बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो वहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होगी, ऐसा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है। तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर घुमंतु जनजाति इनको अगर किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में एंट्री नहीं करने दी तो ये लोग जाएंगे कहाँ? इनका कोई परमानेंट रेसिडेंस है नहीं, तो ये अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट ये लोग जाएंगे कहाँ? ये कुछ सवाल है जो मैं यहीं पे आपके सामने रखना चाहूंगी कि अगर विमुक्त घुमंतु जनजातियों को सारे स्टेट में एंट्री बंद कर दी गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे? पहला ये सवाल ये मैं आपके पास रखना चाहूंगी। दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगी तो इससे फायदा किसका ज्यादा होगा, नुकसान किसका ज्यादा होगा, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। और जब तक सेंसस नहीं होगा, क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम्स है विमुक्त घुमंतु जनजातियों का, वो उसका जड़ जो है ना वो एक ही है, उनकी जनगणना। जब तक जनगणना नहीं होगी इनके लिए ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनेंगे, ना कोई सेंट्रल लेवल पे कोई पॉलिसीज बनेगी, कोई नीतियां बनेगी, और ना ही इनका एजुकेशन में ये लोग आगे आ पाएंगे, ना एम्प्लॉयमेंट में आगे आ पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जनगणना हो। और इस वेबिनार के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि विमुक्त घुमंतु जनजातियों की 2021 में जनगणना हो, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनके बारे में बात करेंगे, और हम आगे भी इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे, यही मैं आशा करती हूँ। और यहाँ पे मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया नोमैड लिबर्टी मूवमेंट और भटके विमुक्त युवा परिषद, इनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और अगर कुछ सवाल है अभी तो हम वो ज़रूर लेना चाहेंगे। धन्यवाद दीपाली मैडम, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस विषय हम सभी को समझाया, और ये बहुत विस्तृत मांडनी की आपने कि हर जातिया उसका कौन कौन से आयोग आए और उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट, उन्होंने उनके क्या क्या रिकमेंडेशन थे बट जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। मेरे खुद के भी जो भी सवाल थे सारे सवाल का मुझे आंसर मिल चुका है। बट जैसे कि हमारे ग्रुप पे कुछ सवाल थे कि अगर ओबीसी या डीएनटी की जनगणना हुई तो इस समाज के क्वेश्चन्स म्हणजे ह्या समाजाचे प्रश्न सुटतील का? तो आपको क्या लगता है इस बारे में? इसका आंसर आप दे चुकी है, बट जैसे कि जी अगर जी जी, जैसे मैंने आंसर इसका दिया हुआ है कि जनगणना अगर होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। जी बिल्कुल होंगे। अगर जनगणना होगी तभी तो पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितनी है, और उसी के आधार पे नीतियां बनेगी। जैसे जैसे मैंने अपने प्रेजेंटेशन में पहले भी कहा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, उसका बेस क्या होता है? उसका बेस जनगणना होता है, सेंसस होता है। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की उनका कोई भी अगर हम स्टडी करेंगे, रिसर्चर कोई भी स्टडी करता है, या फिर जब कोई भी पॉलिसी बनती है गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो उसका आधार ही जनगणना होता है, उसका आधार ही सेंसस होता है कि कौन से स्टेट में कौन से कम्युनिटी के, कौन से जनजातियों के कितने लोग रहते हैं। उस आधार पे उस स्टेट के लिए
पॉलिसीज बनती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि स्कॉलरशिप कोई मिलती है, अगर कोई स्टेट में प्राइमरी लेवल तक पढ़ने के लिए या पीएचडी करने के लिए, कोई भी एजुकेशन लेने के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है वो किसके आधार पे मिलती है? वो पॉपुलेशन के आधार पे मिलती है। तो जब तक जनसंख्या, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी नीतियां बनती है, पॉलिसीज बनती है, उसका आधार ही जनगणना होती है। तो जब तक जनगणना अगर होती है एनटी डीएनटी कम्युनिटीज की, उसके बेसिस पे उनके लिए नीतियां बनती है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इनके प्रॉब्लम्स एकदम से सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अ, हम सभी लोग आशा करते हैं कि आने वाले साल नेक्स्ट ईयर ही जो जनगणना होने वाली है उसमें डीटीएनटी हम लोगों की भी अलग से जनगणना हो, सो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आ सकते हैं और उसके बेस पे हमारे लिए भी कोई पॉलिसी का रिकमेंडेशन हो सकता है। तो जी, थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें ये विषय को समझाया और ये लेक्चर अभी खत्म हुआ ऐसा मैं डिक्लेयर ठीक कर। है। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू। थैंक यू मैम।